Administration is a cooperative force of a group of people in pursuit of common objective. It is necessary that this group should be organized in order to attain this goal. In other words, organization is an essential element and facilitate the proper utilization of men, material and money. And organization organization is basic tool by mean which the administration process keep operating. ये बात किसने की थी? डिमॉक और डिमॉक ने. अब ये इतनी सारी डेफिनेशंस हैं, ये हम बाद में देखेंगे. ठीक है, हमने देखी है वैसे भी. अब थोड़ा सा थ्योरी पे चलते हैं. ओके, निकोलस हेनरी जो थे, इसने समराइज़ किया था कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को. दे आर पर्पसफुल, सेकेंडरी रिलेशनशिप्स होते हैं. दे हैव स्पेशलाइज इन द लिमिटेड गोल. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सस्टेनेबल कोऑपरेटिव एक्टिविटी. दे आर इंटीग्रेटेड, प्रोवाइड सर्विसेज and they are dependent upon exchange with the environment. So this is given by the Henry Fayol. Okay, according to the LD White, an organization is a three primary element. person होता है, common purpose होता है और पर्सन, पर्पस और कॉमन इफेक्ट होता है. ठीक है, दैट इज LD White ने ऐसे बताया था. बर्नार्ड ने बोला था कॉमन पर्पस, कम्युनिकेशन एंड विलिंगनेस टू सर्व. मतलब आप सर्व करना चाहते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट. अकॉर्डिंग टू साइमन, द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड डिवाइडिंग वर्क among the number of formulating the standard practices, providing a communication system, transmitting decisions. लूथर गुलिक ने क्या बोला था कि पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस, 4P किसने दिया था? ये दिया था गुलिक ने. ओके, सो पर्पस इज द फंक्शनिंग ऑफ द परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन. द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द पर्पस, डिफेंस डिपार्टमेंट, ये जितने भी डिपार्टमेंट है. इट गिव्स ए कोहेरेंट मिशन, eliminate the overlapping, facilitate the development, enable the fixation of responsibility and the intelligence. Demerit of the purpose, it neglect the subordinate type, ignore the latest technique, it lead to departmentalization. तो हालांदे कमेटी है जो आई थी 19 और 19 में. फिर आया था फर्स्ट वुअर कमीशन जो आया था 1949 में. एंड स्टडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. प्रोसेस क्या होता है? फर्स्ट वुअर कमीशन आया था 1949 में. प्रोसेस क्या होता है? इट मीन्स द टेक्निक ऑफ द स्किल यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन, परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क एंड द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द स्पेस, लॉ या ओसीन डिपार्टमेंट. तो प्रोसेस में क्या होता है? मैक्सिमम स्पेशलाइजेशन, मैक्सिमम स्किल, सिक्योर इकोनॉमी, एनकरेज कोऑर्डिनेशन, कंड्यूसिव डेवलपमेंट. डीमेरिट क्या है? इट इज़ लिमिटेड यूज एंड इट इज़ कैनॉट बी अप्लाइड फॉर नॉन टेक्निकल एक्टिविटी, गिव्स मोर इम्पोर्टेंट टू द एंड एंड डेवलप द प्रोफेशनल एरोगेंस. तो पर्सन क्या करेगा? इट मेक वन एजेंसी रिस्पॉन्सिबल, इट फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, इट इस्टेब्लिश क्लोज रिलेशनशिप, इनेबल द होलिस्टिक अप्रोच. एंड डीमेरिट्स क्या है? इट लीड टू द क्रिएशन ऑफ लार्ज नंबर स्मॉल डिपार्टमेंट, क्रिएट जुरिडिक्शनल डिस्प्यूट ऑल्सो. प्लेस क्या होता है? इट मीन्स दैट द टेरिटोरियल एरिया, जिसको प्लेस बोलते हैं. ठीक है, इससे कोऑर्डिनेशन, अडेप्टेशन हो जाएगा, कम्युनिकेशन प्रॉपर मेंटेन होगी, इकोनॉमिकल अपग्रेडेशन, कम्युनिकेशन कॉस्ट भी रिड्यूस होगी. ठीक है, तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग विच इज़ 4P. एंड हालांदे कमेटी जो थी, इसको लिलीपुटियन एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला गया था. ठीक है, नाउ हायरार्की क्या होती है? हायरार्की वाज emphasized by all of the classical thinker like Weber, Fayol, Gulick and Orvik, Monet and Rayleigh as an important principle. The term hierarchy is derived from the Greek word and Greek word में इसको हम स्केलर भी बोलते हैं या स्केल या लेजर. Literally the term hierarchy means the control of the higher order to the lower. In administration it means an organization structure is the pyramid होता है. Monet has explained the scalar chain or the scalar process in the following way. The scalar principle is same form of the organization, sometimes called the hierarchical. A scale means series of the steps, something graded in the organization. It means the grading of the duty, not according to the different function, but according to the degree of authority. While highlighting the universality of the scalar chain that was given by the Monet. And whenever we find an organization even of the two people related as a superior and subordinate, the chain constitution of the universal process होता है. ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ लीडरशिप होगा, डेलीगेशन एंड फंक्शनल डेफिनेशन होगा. स्केलर सिस्टम डिनोट द एवरी एम्प्लॉय शुड बाउंड इन द सिंगल चेन ऑफ कमांड. Robin, the chain of command is an unbroken line.
डेफिनेशन क्या है? एल डी वाइट ने कहा था कि हायरार्की कंसिस्ट करती है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मिलेट ने कहा था हायरार्की इज ए मेथड। एंड द ग्लेडन ने कहा था बोथ इन द सिंपल यूनिट ऑर्गेनाइजेशन एंड द कॉम्प्लेक्स लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं। पहला है प्रिंसिपल थ्रू द प्रॉपर चैनल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस एंड द यूनिटी ऑफ कमांड। ओके, तो थ्रू प्रॉपर चैनल वाला जो है, तो इसमें देखो जब भी हायरार्की होगी इट्स ऑफ द इंटीग्रेशन, फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, शॉर्ट कटिंग्स हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स जितनी भी होंगी, कंजेशन ऑफ द वर्क, डिसेंट्रलाइजेशन हो पाएगा, डिलीगेशन हो पाएगा, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर एंड कोऑर्डिनेशन हो पाएगा, और डिसिप्लिन जो होगा वो मेंटेन हो पाएगा, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है? इससे डिले हो जाएगा वर्क में, डिस्करेज द इनिशिएटिव एंड डेराइव लोअर लेवल ऑफ पर्सनल रिजल्टिंग इन द इनडिसिसिवनेस, इट डज नॉट कंड्यूसिव फॉर ग्रोथ and it make the organization tall. Consequently, the personnel at the top lose touch with the personnel of the lower level. It creates the superior subordinate relationship. ठीक है, so that are the disadvantage of this. Now, how can we come out from this disqualifications of the hierarchy? तो Fayol has given to speed up the flow of business and avoid the delay. Henry Fayol ने suggest किया था gangplank. एंड दैट इज़ फॉलोइंग कि अगर कोई डायरेक्टली ऐप से ए के पास जाना चाहे तो उसे पी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े, वो डायरेक्टली जंप करके भी जा सकता है। ओके, सो दिस इज़ काइंड ऑफ गैंगप्लैंक। इफ़ द प्रोसीजर इज़ एग्रीएबल टू हायर ऑफिशियल दैट इज़ ई एंड ओ, अगर ई को ओ से मिलना है तो पूरा यूँ घूम के जाएगा, इससे अच्छा वो डायरेक्ट ही बात कर लें यहाँ से, ठीक है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ गैंगप्लैंक स्टैंड फॉर एस्टेब्लिशिंग ए कम्युनिकेशन चैनल विद एन एम्प्लॉय ऑफ द सेम लेवल, दैट इज़ ए हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। पहले वर्टिकल हो रहा था ना, अब यहाँ हम हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन को भी इस्टेब्लिश करेंगे। तो फेयोल ने कहा इट इज़ एन एरर टू डिपार्ट नीडलेसली फ्रॉम द लाइन ऑफ अथॉरिटी, बट इट इज़ इवन ग्रेटर वन टू कीप टू व्हेन डिटरमाइन द बिजनेस। ओके, सो due to the inherent defect in the hierarchical organization, modern administration thinker like Chris Argyris has suggested the matrix organization, and that is this form of organization was जो rigid superior subordinate relationship है उसको हटाना है। And finally it should be noted that John Pfiffner and the Prisoners have studied the impact of the computer. Next is what is unity of command. Unity of command means that an employee should receive order from one superior only. In other words, it means that no employee should be subjected to order or of more than one superior. Thus, it stands for a single boss for each person or the mono command. Okay. So Henry Fayol ने बोला था for any action whatsoever, employee should receive order from only one superior only. प्रिजनर्स ने भी सेम बात बोली थी कि वन लीडर होना चाहिए, डिमॉक ने कहा था वन बॉस होना चाहिए, ठीक है। सो दैट वॉज वी डिस्कस्ड। अब आर्ग्यूमेंट्स हैं कुछ। द ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज एसेंशियल टू अवॉइड द कन्फ्यूजन एंड मैनिपुलेशन, डुअलिटी और द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कमांड कीप एन एम्प्लॉय अंडर कन्फ्यूजन। इसीलिए उसने क्या बोला था, यूनिटी ऑफ कमांड शुड बी प्रिवेल, डिवाइडिंग ऑफ द अथॉरिटी, इनपरफेक्ट डिमार्केशन को हटाना है, कॉन्स्टेंट लिंकिंग अप एंड डिपार्टमेंट एंड नेचुरल function. Gulick and Ulrich have the principle of unity of command. A man cannot have two masters, and the Gulick explain the importance of the principle. Okay. Now हम आगे चलते हैं। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, कुछ लोग यूनिटी ऑफ कमांड के अगेंस्ट हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड हैज़ बीन अपोज बाय मेनी राइटर्स। सेकलर हडसन आर्ग्यू द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द वन सिंगल बॉस इज ईच पर्सन इज सेल्डम फाउंड इन फैक्ट इन कॉम्प्लेक्स situation. Many interrelationship exists outside the state command which require working with reporting to many persons for the purpose of the orderly effective performance. The administrator in government has many bosses and he can neglect none of them. From one he may receive policy order, from another personal, from the third budget. So Millett ने कहा था, Millett advocated the theory of the dual supervision एंड इन प्लेस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड मिलेट ने क्या बोला था, मिलेट ने इसको ड्यूल सुपरविज़न की बात की थी। ये क्वेश्चन जो था आ भी चुका है कि ड्यूल सुपरविज़न की बात किसने कही थी,
सो दैट वॉज बाय द मिलेट। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, सो यूनिटी ऑफ कमांड नीड टू बी द रिकंसिल विद द रिकॉग्नाइजेशन दैट सुपरविजन ऑफ एनी एक्टिविटी मे बी ड्यूल technical and the administration dual command. These two type of the supervision may be exercised by different individual and the former may be concerned with the professional competence in the performance of the job. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइमन। अब साइमन ने क्या बोला, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब यूनिटी ऑफ कमांड और स्पेशलाइजेशन दोनों अलग अलग हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज टू विच द अथॉरिटी पुट इन द ऑर्गेनाइजेशन इज टू ब्रिंग अबाउट द स्पेशलाइजेशन। तो जो स्पेशलाइजेशन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूनिटी ऑफ कमांड। If an accountant in the school department is subordinate to an educator, then the finance department cannot issue the direct orders from regarding to the accounting. Now, the principle of unity of command is perhaps more defensive if narrowed down. So, in case of two authoritative command and now the टेलर जो था, टेलर का भी अपना व्यू है, टेलर ने वो भी रिजेक्ट कर दिया प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड को। इन इट्स प्लेस द एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फॉर्मेनशिप। अब टेलर ने क्या बोला, यूनिटी ऑफ कमांड की जगह क्या होना चाहिए, फंक्शनल फॉर्मेनशिप होना चाहिए। ठीक है, सो दैट वाज एंश्योर द स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्ट सुपरविजन। कुछ फैक्टर्स हैं, अडॉप्शन ऑफ द प्लूरल हेडेड बॉडीज़ लाइक बोर्ड्स एंड कमीशन एज ए हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी एज अगेंस्ट द ब्यूरोज। तो हमें बोर्ड और कमीशंस को तो अडॉप्ट करना चाहिए, जबकि ब्यूरो जो होते हैं हेडेड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल, तो उसको नहीं अडॉप्ट कर रहे। ठीक है, तो ये मतलब कुछ डिफरेंट फैक्टर्स हैं। इंक्रीजिंग नंबर एंड ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द पावर ऑफ स्टाफ एंड ऑक्सिलरी एजेंसी। So, in addition of the above concept, unity of command is also interpreted in two ways. It means that all the unit of an organization should be integrated under the authority of one head, like a president या फिर cabinet होगा या minister होगा. It means that head of the organization should be single individual. More elaborately, it means that this should be only one person. Head only one person ही होगा. Okay. And in the first sense, unity of command is incompatible with the independent autonomous unit. And India as an independent regulatory commission USA. In the second sense, it is incompatible with the commission type of the board type of the organization like election commission हो गया, UPSC है, University Grant Commission is there. Okay. So what is a span of control? Now this principle of span of control means the number of the subordinate or the unit of the work that officer can personally direct, control, supervise. It is also known the span of supervision and the span of management. According to DeMock, the span of control is the number and the range of direct habitual communication contact between the chief executive and the principal fellow. There is a close relationship between the hierarchy and the span of control. So, organization depends upon the span of control, increase the number of level and create a tall structure. The principle of span of control in the public admin is related to the concept of span of attention that is given by the Grecunas. And now, Hamilton felt that Grecunas found that supervise the work. Linda and Ulrich believed that supervision is directly 5 to 6% supervise करें. हालांदे ने कहा था 10 to 12 सबॉर्डिनेट होने चाहिए. अमेरिकन मैनेजर ने कहा था 9 सबॉर्डिनेट होने चाहिए. ग्रेकुनास ने बोला था कि जितने नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स होंगे इससे इतना ही पोटेंशियल बढ़ेगा. ठीक है, तो टोटल नंबर में क्रॉस भी होंगे, सिंगल डायरेक्ट भी होते हैं, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट नो अनोनिमिटी ओवर. देखिए, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ना स्पान ऑफ कंट्रोल को, पहला है फंक्शंस में क्या आएगा, जैसे रूटीन है, मैकेनिकल है या होमोजीनियस है, काइंड ऑफ फंक्शंस कुछ भी हो सकते हैं. दूसरा है टाइम भी इफेक्ट करता है यूनिटी ऑफ कमांड को. तीसरा है स्पेस ऑल्सो एंड पर्सनैलिटी is also affecting this. So in addition to the above, span of control also depend the delegation of authority, traditional environment, techniques and supervision, energetic skill, competent, well trained, experienced subordinate, वर्क होता है, वेल प्लान वर्क होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. नाउ आइडिया अंडर द रिविजन, द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ ऑटोमेशन और रिवोल्यूशन जो आए हैं, MIS सिस्टम है, इससे ये और भी ज़्यादा फर्निश्ड हुआ है. एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द ग्रोइंग रोल ऑफ स्पेशलिस्ट एंड टेक्नीशियंस, इससे भी ज़्यादा फर्निश्ड हुआ है. तो ग्रेकुनास ने अपना एक एंटाइटल पेपर किया था जिसका नाम था रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ इन 1933.
It is examined the possible number of relationship that could be result from a given span of control. He suggested that while in the number of subordinate reporting directly to the superior, the number of potential relationship between the superior subordinate increase geometrically. Okay, so डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप्स होते हैं, डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप्स होते हैं, क्रॉस रिलेशनशिप्स होते हैं. ऑलराइट, सो दिस वॉज इम्पॉर्टेंट थिंग गिवन बाय द ग्रेकुनास. अब ग्रेकुनास ने कुछ फॉर्मूला, इसने फ्रीक्वेंसी को इग्नोर किया है. इट इज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पॉसिबल रिलेशनशिप, डिड नॉट कंसीडर द विच डिटरमाइनिंग द स्पान ऑफ कंट्रोल. एंड बेकर सेड दैट प्रिंसिपल ऑफ स्पान ऑफ कंट्रोल इज़ नॉनसेंस. तो किसने बोला था इसको नॉनसेंस? बेकर ने. ठीक है, तो बेकर ने इसको क्या बताया था? नॉनसेंस बताया था. ओके, एंड न्यूमैन ने बोला था कि ऑब्जर्व दैट एंटरप्राइजेस ग्रो इन द साइज एम्प्लॉय रेयरली विल हैव द रिलेशनशिप विद ईच अदर. तो नॉर्मैन और बेकर ने भी इसको नॉनसेंस बताया और न्यूमैन ने भी इसकी बुराई की. ओके, दैट इज़ ओके. नाउ नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी. Monnet and Rayleigh describe the authority as a supreme coordinating power that provides the legitimacy. The defining characteristics is legitimacy, while that is power of the coercion. Authority is legitimate power. Law, that is constitution, legislation, enactment, delegated legislation. Traditional, that is organizational norms and the work habits. Delegation, that is conferment of the authority by the higher to lower level. So what is authority? To decide the objectives, to create, organize the structure, to determine the budgetary requirement, to appoint, motivate, appraise, discipline. Okay, and bureau type जो होता है that is single individual, and board type जो होता है that is group. bureau में single होगा, board में group होगा. There are two theory of the authority. One is positional theory and classical thinker. Another is acceptance theory. ठीक है, पोजिशनल थ्योरी जो होती है मैक्स वेबर ने दिया था. वेबर ने कहा था कि अथॉरिटी इज़ अ विलिंग टू अनकंडीशनल कंप्लाइंस ऑफ द पीपल रेस्टिंग अपॉन देयर बिलीव दैट इट इज़ लेजिटिमेट फॉर सुपीरियर टू इम्पोज. एंड हेनरी फ्योल ने कहा था अथॉरिटी इज़ राइट टू गिव ऑर्डर एन एग्जैक्ट ओबीडियंस. दैट इज़ गिवन बाय द फ्योल. अगर आप उसको एग्जैक्टली मान रहे हो, सो दैट वॉज गिवन बाय द फ्योल. सो नेक्स्ट जो हमारे पास जो है टॉपिक दैट इज़ एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी. ये किसने? बर्नार्ड रिजेक्टेड द ट्रेडिशनल. बर्नार्ड ने जो है ट्रेडिशनल थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, एंड एडवोकेटेड द वेबर एंड फ्योल. ही एडवोकेटेड द एक्सेप्टेंस थ्योरी अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ द सुपीरियर अथॉरिटी and its superior can exercise authority only when accepted by the subordinate. He defined authority as the character of the communication in a formal organization. ठीक है, सो व्हेन द अंडरस्टैंड, अगर कम्युनिकेशन को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, नॉट इनकन्सिस्टेंट है, कंपेटेबल विद द पर्सनल, एंड व्हेन एबल टू मेंटली एंड फिजिकली कंप्लाई विद इट. So Bernard further rates the acceptance theory that was zone of indifference of individual participant of the organization. He said that the order will be accepted by the subordinates so long as they fall within that zone. And this extent of zone of indifference determined by the contribution, satisfaction, equilibrium. Bernard Simon also advocated acceptance theory. He defined authority as the power to make decisions which guide the action another. Zone of indifference, zone of acceptance, that was Simon said when the superior exercise authority beyond the zone of acceptance, the subordinate disobey it. अगर वो मानेगा ही नहीं तो उसको डिसोबे कर देगा. ठीक है, मैक्स वेबर जो है ट्रेडिशनल थ्योरी दी थी, कैरिस्मेटिक दी थी और लीगल रैशनल दी थी. ठीक है, कोर्सिव अथॉरिटी एडजियोनी ने. अब एक और अथॉरिटी है, किसकी थी? एडजियोनी. तो एडजियोनी की जो अथॉरिटी है, एक तो थी कोर्सिव. ठीक है, कोर्सिव के बाद थी नॉर्मेटिव और तीसरी थी यूटिलिटेरियन. सो कोर्सिव, नॉर्मेटिव एंड यूटिलिटेरियन, ये किसने दिया था? एडजियोनी ने. ठीक है, अगला है तीन टाइप की अथॉरिटी को फिर से डिवाइड किया है. पहले होती है लाइन अथॉरिटी, जो कि गोल्स को अचीव करना है. स्टाफ अथॉरिटी, एडवाइस करना. फंक्शनल अथॉरिटी, जो कि सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है. ठीक है,
Now what is responsibility? तो responsibility is the person to achieve the result determining the means of participation of superior. It is different from accountability. Responsibility of the two type. पहली होती है ultimate responsibility. The former can be delegated while latter cannot be. मतलब जो ultimate है ना उसको आप delegate नहीं कर सकते हो, लेकिन normal responsibility को आप delegate कर सकते हो. Authority interrelated with the command. Authority is not apart from responsibility from the यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है, यहाँ आ जाते हैं. ठीक है, ओके. रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी को टर्मिनस विद द को इक्वल. मतलब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को टर्मिनस होना चाहिए, को इक्वल होना चाहिए. दिस इज़ व्हाट ही कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस. जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी ही अगर आपके पास में अकाउंटेबिलिटी होगी तो वो होगा प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस. इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ थ्री काइंड. एक पॉलिटिकल होती है, इंस्टीट्यूशन एंड प्रोफेशनल. पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेचर के प्रति, इंस्टीट्यूशनल किसी इंस्टीट्यूशन के प्रति, और प्रोफेशनल सिविल सर्विस की होती है. ठीक है, अब चलते हैं अगला, कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन एसेंशियल पार्ट होता है. मोने ने कोऑर्डिनेशन को फर्स्ट प्रिंसिपल बताया था. तो किसने बताया था? हमें पता होना चाहिए कि मोने ने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल बताया था. ठीक है. However, coordination is only a mean, not as an end. न्यूमैन ने बोला था it is not a separate activity but condition that should permeate all phase of administration. ठीक है, न्यूमैन ने बोला था कि एडमिनिस्ट्रेशन के हर पार्ट में होती है, ऑल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फेसेस जितने भी हों. सो कोऑर्डिनेशन इज़ बोथ, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है. एंड इट मीन्स द रिमूविंग कॉन्फ्लिक्ट, फ्रिक्शन एंड ओवरलिपिंग. सो न्यूमैन ने बोला कोऑर्डिनेशन इज़ द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइमिंग एंड डायरेक्शन. ठीक है, ये न्यूमैन का था. और यहाँ बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, लेकिन हमें चलना है सीधा मेन थ्योरी पे. कोऑर्डिनेशन को क्लासीफाई किया गया. एक तो होता है इंटरनल कोऑर्डिनेशन जो कि संस्था के अंदर होता है. एक होता है एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन जो कि एनवायरनमेंट के साथ में बनाना होता है. एक होता है हॉरिजॉन्टल जो कि पर्सन टू पर्सन होता है. एक होता है परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेशन जो कि एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स के बीच में होता है. ठीक है. एक होता है प्रोसीजर एंड सब्सटेंटिव. प्रोसीजरल में साइमन ने बताया था कोऑर्डिनेशन इज एग्जाम्पलीफाई बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड substantive coordination. So what is coordination essential for us? To avoid the conflict, to curtail the tendency and to prevent the tendency of the empire building, to check the narrow perspective and to meet the requirement number of the organization. Now technique कैसे, how to maintain the coordination. First is planning. Institutional device like interdepartmental conferences होती हैं. We can maintain standardization of the procedure, centralized housekeeping activities, verbal and written communication, inculcation of the एम्प्लॉय के अंदर इनकलकेट करना है, इंस्टीट्यूशनलाइज कंसल्टेशन करना है एंड हायरार्किकल मैनेजमेंट करना है. ओके. In addition, above formal means, various informal means like personal contacts, cocktail parties and the parties are also involved in that. Okay. Now next one is Luther Gulick. He felt that coordination become mandatory when subdivision of the work is inescapable. According to him, interrelating the various part of the work, he opined that size, time, great limiting factor in the developing the coordination. Okay, so organization that is interrelated to the work through the organizational hierarchy and that is development of the common objectives, people working together. Follett ने बोला था coordination as a reciprocal relationship, coordination by the direct contact. So what is MP Follett is saying? So MP Follett is saying Follett is saying coordination is a reciprocal, coordination is a direct contact, coordination in the early stage and coordination is a continuing process. Thomson was talking about the pool interdependence, that an organization according to Thomson may have a various fairly autonomous units. Sequential interdependence होता है, that is unit of organization are organized so that output of the unit become input. Okay. तो थॉमसन ने 3 टाइप का कोऑर्डिनेशन बताया था. फर्स्ट वाज द पूल्ड इंटरडिपेंडेंस. सो पूल्ड इंटरडिपेंडेंस दैट वाज बाय द थॉमसन. सेकंड वाज द सिक्वेंशियल इंटरडिपेंडेंस एंड थर्ड वन इज द reciprocal interdependence. Reciprocal is that is unit of the organization are organized that output must be become input. So Thomson also suggested the following kind of the coordination: standardization,
एंड कोऑर्डिनेशन बाय द म्यूचुअल एडजस्टमेंट, ओके, एंड प्लान। अब है अगला, इसका नाम है हेराल्ड क्लीवलैंड हिज टेंशन थ्योरी। एंड क्लीवलैंड ने क्या दिया था? शी गिवन द टेंशन थ्योरी, and that is deliberate the planning to create conflict in the jurisdiction so that would be overridden, thus the opposed structure and organization to attain the complete coordination। अगर थोड़ी बहुत भी टेंशन है, little tension in the organization, that means you now going to develop the coordination, you now cooperating to each other so that smoothness should be there. Without tension organization can't work, okay। McFarlane has suggested 4 ways of achieving coordination. First is the clarifying the responsibility, checking the observation, facilitating effective communication। पहला responsibility, then observation, communication, and last is leadership। So that was given by the McFarlane, ओके। मैकफार्लेन ने 4 बताए थे। पहला था responsibility, second was the observation, third was the communication, and fourth was the leadership। What is the hindrance? So uncertainty of the future behavior, that is गुलिक और उर्विक ने बताया था कि why we are not achieving the coordination। First is uncertainty of the future, second is lack of knowledge, third is lack of administrative skill, vast number of the variable, lack of proper method of developing considering, एंड इनॉर्मस साइज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्लर हडसन ने कहा था कि साइज़ बहुत बड़ी होती है ऑर्गेनाइजेशन की। एंड पर्सनैलिटी, lack of leader with the wisdom, and the accelerated expansion of public administration। Now next one is what? That is centralization and the decentralization। Centralization means concentration of the authority at the top level of the administration. On the other hand, decentralization means the dispersal of authority among the lower level of administration। So the issue of the centralization versus decentralization revolve around the location of the decision making। In a centralized system, it cannot be act their own initiative. They have to refer most of their problem at higher level for decision making, and they act as only the implementing agency। In the decentralized system of the administration, field office can act on their own initiative, okay। So यहाँ पर centralization and decentralization की कुछ theories थी। Now we are going to discuss about what is degree of decentralization। When more number of decisions are made to the lower level, when more important decisions are made lower level, when more organization functions are affected by decision, and when there is less monitoring of the decision made at lower level। So this is all about the decentralization। Type is political, administrative decentralization, territorial decentralization, and the functional decentralization, ठीक है। ब्रॉडली 3 टाइप, एक पॉलिटिकल हो गया, दूसरा हो गया फर्दर डिसेंट्रलाइजेशन एंड फंक्शनल। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, टेरिटोरियल एंड द फंक्शनल। पॉलिटिकल में क्या आएगा? दैट इज़ इन द कनाडा एंड इंडिया द फेडरल सिस्टम, अथॉरिटीज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड द रीजनल गवर्नमेंट, and creation of autonomous local government in the federal like USA and India, unitary state of the Britain, and panchayati raj, municipal corporation and all that। Territorial decentralization, which is based, it stands for the establishment of the area administration by higher authority, for example creation of the division, district, taluka and circle। Functional decentralization imply vesting of decision making authority in the specialized unit like technical or professional body of the India, UGC, flood control board and central social welfare board। अप्रोचेस, फेजलर ने अप्रोच दिया था, पहला था डॉक्ट्रियल अप्रोच। इट कंसीव द डिसेंट्रलाइजेशन एज एन एंड एंड नॉट एज अ मीन, and it view decentralization in terms of idealization, that is theory which hold that things exist only an idea in the mind। So doctrinal decentralization, that was given by the Fessler, and it was the idea in the mind। So Fessler was given this, and that was in the idea in the mind, that is the doctrinal decentralization। Political approach is also given by the Fessler, and that was creation of panchayati raj। Administrative approach, that is basically for the problem solving and the efficiency increment। Dual role approach, that was resolving the conflict। तो फेजलर ने बताया था डॉक्ट्राइल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द ड्यूल रोल अप्रोच, ठीक है। नाउ मेरिट ऑफ द सेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन का क्या क्या मेरिट है? व्हाट इज़ द मेरिट ऑफ द
This is about the decentralization. Now next topic is merit of centralization. It provides maximum control. It ensures the work is performed in the same manner and its accordance with the same general policies. It make administration more difficult in the matter like employments and the handling the personnel. It secure economy, facilitate induction of the dynamism. It's suitable for dealing with the emergency of unanticipated matter. It enable maximum utilization of the human material. सेंट्रलाइजेशन के डीमेरिट से इससे डिले होता है, मेक द हेड ऑफिस ओवरबर्डनड एंड इट लीड्स टू ऑटोक्रेटिक कंट्रोल, मेक एडमिनिस्ट्रेशन इरेस्पॉन्सिव, इट डज नॉट फैसिलिटेट पीपल पार्टिसिपेशन, डज नॉट अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंड लाइन एग्जीक्यूटिव. नाउ व्हाट इज़ द मेरिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो डिले कम होगा, वर्कलोड कम हो जाएगा एंड रिसोर्सफुलनेस विल बी इंक्रीज एंड local condition will be working properly and democracy will be strengthened, adequate development will be there everywhere and facilitate the adaptation of the policies and program. Problems of overburden will be reduced, encourage the competition, make the possible experiment for the decision making. Okay, so the decentralization is given as a डेवलपमेंट ऑफ द सेंस ऑफ पर्सनल एडिक्वेसी. ओके, सो डीमेरिट्स क्या है डिसेंट्रलाइजेशन के? इट कॉम्प्लिकेट, डिसेंट्रलाइजेशन इज ए कॉम्प्लिकेटेड and it make communication among the various level difficult. Communication will be difficult. It make administration expensive due to duplication of the work, lack of centralized housekeeping service. It is not suitable for dealing with the emergency unanticipated matters. It encourage decisive factors forces in the organization and thus threaten the organizational integration. It weaken the national perspective in the administration by breeding localism. It increase the administrative abuse like corruption, maladministration, nepotism. इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन अगर बिठाना है, दैट मीन्स चार्ल्सवर्थ है. सो चार्ल्सवर्थ वॉज टॉकिंग अबाउट द इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन. Field office should be report to the one central office. Jurisdictional line should be meticulously drawn. Procedure of the several field office should be of the common standard. Field office should have a sufficient flexible physical psychological structure. Field office should not make decision affecting overall policy. Okay, a system of ready appeal should be present. Suggestion from field to the center should be freely channeled. Adequate reporting should be there. Okay, now what is the factor? According to the Fessler, the issue of centralization versus decentralization is governed by the four factors. First is factor of responsibility. It does not easily delegate wide discrepancy authority, but does factor of responsibility act as a deterrent to the decentralization and favor the centralization. So if you are responsible, that means you are favoring the centralization. Administrative factor, these include age of the agency, stability, policy, method, competence. Okay, pressure for the speed of the economy and an old agency, well established procedure. So the more competent and the field staff, greater the proficiency to decentralization, the pressure for the speed and economy. Now functional factor होते हैं, these include the variety of the functions and the technical nature of the functions. Okay, so that is also a factor. So multifunctional organization is also there and uniformity of the functions, defense, communication, transparent planning. External factor, which is like planning from below, all these factors are favoring the decentralized system and work against the centralizing system. So demand for the people participation. Okay, so what factor affecting like Fessler ने हमें decentralization के बारे में बताया and he was favoring the factor of responsibility, administrative, functional factor and one more is external factor. Okay, now pattern of the field organization. So Willoughby जो है इन्होंने बताया था कि he distinguishing the two pattern of the field organization. पहला होता है unitary, दूसरा होता है multiple. So Willoughby जो है विलोबी ने हमें क्या बताया था? पैटर्न ऑफ द फील्ड ऑर्गेनाइजेशन. एंड फील्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये दो टाइप के होते हैं.
पहला तो होता है यूनिटरी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज़ नॉन द टेरिटोरियल एंड द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. पहला टेरिटोरियल है, दूसरा फंक्शनल है. In the unitary organization, all this field office area are the place under the supervision control of the chief administration, and this is found the France where all the central government official working for the department place under the supervision and control of prefect. Okay. In the multiple or functional system, the different division, ये किसने बताया था? विलोबी ने. Okay, that is different division of the headquarter deal with the respective field. Okay. Now लूथर गुलिक जो है इसने भी डिस्टिंग्विश किया था. इसने कहा था ऑल फिंगर शॉर्ट आर्म्स, लॉन्ग फिंगर लॉन्ग आर्म, शॉर्ट फिंगर. तो इसने आर्म्स को तो एज ए रीजनल ऑफिस बताया, फिंगर्स को इसने लाइन ऑफ अथॉरिटी बताया था, फील्ड ऑफिस भी था. ऑल द फिंगर टाइप आर द हेडक्वार्टर, कंट्रोल द फील्ड ऑफिस डायरेक्टली बाय द एंड द शॉर्ट आर्म्स, लॉन्ग फिंगर इज ऑल्सो देयर, एंड लॉन्ग आर्म्स एंड शॉर्ट फिंगर इज ऑल्सो देयर. तो ये किसने बताया था? लूथर गुलिक ने बताया था. ऑल फिंगर्स का मतलब है कि केवल आप हेडक्वार्टर की बात ही सुनेंगे. ठीक है ना. शॉर्ट आर्म्स हैं, लॉन्ग फिंगर्स ज़्यादा बड़ी हैं, तो सब डिवीज़न जो होगा वो रीजनल ऑफिस से थोड़ा दूर होगा. लॉन्ग आर्म पे तो फील्ड ऑफिस जो है वहीं पर ही आसपास ही होगा, किसके? रीजनल ऑफिस के. ठीक है, मेन ऑफिस के. So this is kind of the theory which is given by the Luther, Gulick and Willoughby was talking about the theory which is territorial and the functional respectively. Okay. Now what is delegation? The principle of hierarchy is bind together the different units of the organization which is continuous authority. So delegation is exactly analysis the Bhattacharya. Okay. So what is delegation? So delegation is assigning the duty, granting the authority, creating the obligation and no further delegation of the obliged delegated. अगर एक बार delegation कर दिया तो उसका फिर से delegation नहीं हो सकता है. ठीक है. So ऐसा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ऐसा कहा गया है. It must be clarified here that the scheme of the delegation is subject to the supervision, and further the authority delegated can be enhanced, reduced or the back to the delegator. While the delegation is a neither transfer is authority nor abdicated is ultimate authority. Its sum of the delegation is stand for the authority by superior to subordinate attaining the goal, and the delegator still retain the delegated authority. This delegation has a dual context. Terry ने observe किया it is something like imparting the knowledge, and M.P. Follett was considering the delegation as the myth of the administration theory, and she was authority belong to the job and stay with the job. So who is saying this? जॉब की बात किसने की थी? दैट वॉज M.P. Follett. ओके, फॉलेट ने कहा था कि अथॉरिटी इज साइड विद द जॉब. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट्स. सो डिलीगेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द डिसेंट्रलाइजेशन which also transfer of the authority. Deconcentration is based on the administrative action, devolution on the political and legal, decentralization on the political, legal, administrative action. So for example, Panchayati Raj signify the decentralization and district collector as a deconcentration. So जो पंचायती राज है that is signify the decentralization. तो पंचायती राज होता है, वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन होता है, एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फॉर द डीकंसंट्रेशन. सो डीसी को किसके साथ डिनोट करते हैं? दैट इज डीकंसंट्रेशन. ओके. डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड साइडवर्ड. ठीक है, टेरी ने बोला था कि देयर इज 3 टाइप्स ऑफ द डिलीगेशन. फर्स्ट इज डाउनवर्ड. डिलीगेशन इज डाउनवर्ड व्हेन हायर अथॉरिटी डिलीगेट द लोअर. डिलीगेशन इज अपवर्ड व्हेन लोअर अथॉरिटी डिलीगेट टू द हायर. And the delegation is sideward when delegation between African and the tribal authority. Next is outward delegation. It is authority is granted on the outside the body. Permanent and temporary delegation, that was authority is granted for the short period, and full and partial, that is delegation full when the complete power granted to the delegate take final decision and action, while it is partial when delegate to the consult a delegator. Okay, delegation is a partial and full delegation. So there is a kind of delegation. Conditional and unconditional delegation is also there. Formal and informal, if there is a rules, and if there is a no rules, only customs, that is informal. Direct and intermediate. Delegation is direct when no third person involved, intermediate when third person is involved. Okay, so how many types of the delegation? First is the outward, inward, permanent, temporary, full and partial, coordinated, unconditional, conditional, formal, informal, direct, intermediate. Okay, and ये किसने बताया था? That was given by the Terry.
So Terry was talking about the delegation. Okay, who is talking about delegation? That was Terry. What is advantage of delegation? To reduce the burden, to avoid the delay, to proper adjustment of the policy, and subordinate in art of the sharing responsibility, develop the second line leadership, to overcome the complexity, increase the responsibility, overcome the congestion of the work. So delegation is essential and the advantage no superior can render himself. So the power of the supervise. MP Sharma was the first professor and he was talking about power of the sanction and the power to sanction new policies, making rules, making specified appointments and hear appeals. तो कुछ पावर्स है जो कि डिलीगेटेड नहीं की जा सकती है. अगर आपने कोई अपील सुननी है, इफ़ देयर इज़ सम अपॉइंटमेंट्स करनी है, कुछ रूल्स बनाने हैं, कुछ पावर को सैंक्शन करना है, जनरल फाइनेंशियल सुपरविज़न करना हो या फिर इमीडिएट ऑर्डर देना हो, इस कंडीशन में आप कभी भी डिलीगेशन नहीं कर सकते हैं. तो कौन बता रहे हैं? MP शर्मा बता रहे हैं. ठीक है. व्हाट इज़ हिंडरेंस टू द डिलीगेशन? क्या हिंडरेंस है? पहला है लैक ऑफ वेल एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन, अनेबल टू नॉन रिपीटेटिव वर्क है, लैक ऑफ इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सेंट्रलाइजेशन कहीं ज़्यादा होती है, स्मॉलर साइज हो सकता है, लैक ऑफ इफेक्टिव मीन्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ वेल डिफाइंड पोजीशन, इनकॉम्पिटेंसी है, लेसर एज है. ठीक है. दैट इज़ द प्रॉब्लम्स. पर्सनल हिंडरेंस भी होती हैं. तो पिफनर जो हैं, ठीक है, पिफनर, according to the Pfiffner, the following is the personal hindrance to a delegation. First is person who rise to the position of the hierarchical leadership have more than normal egotism. They are afraid that other will not make proper decision or carry them in the desired manner. The fear that disloyal or subversive power center will develop among this subordinate and vigorous and highly motivated person become impatient. Public administration and political consideration often make the delegation difficult. ठीक है. कल्चरल हेरिटेज होते हैं. एक्ट ऑफ डिलीगेशन रिक्वायर द इमोशनली मैच्योर सिस्टम चाहिए होता है. सिंबल ऑफ लीडरशिप दैट इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द फिलोसफी ऑफ द डिलीगेशन. पर्सन वो डिज़ायर डिलीगेट डू नॉट नो हाउ, कैसे डिलीगेट करना है, डोंट नो. द साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इज़ इमेच्योर. देयर वर्क एक्सपीरियंस हैव नॉट टॉट दैम द डिलीगेशन बिकम ए ऑर्गेनाइजेशन फेल टू द डिलीगेशन. ओके. नाउ व्हाट इज़ प्रिंसिपल? For the effective delegation, delegation should be specific. Delegation should not be made to an individual but as a position. The competence of the subordinate should be taken into consideration. Authority and responsibility should be coterminous. Delegation should be properly planned होना चाहिए. Delegation should follow the usual chain of command. Well defined policies होनी चाहिए. Communication होना चाहिए. Free and open system होना चाहिए. Delegation should be followed by the performance system. Delegation should be based on the principle of unity of command and delegation should be backed by the adequate resources. Okay, so this is important for the delegation. Next is the supervision. What is supervision? So supervision is a compound of two terms, that is super and vision, which means overseeing. Thus supervision means overseeing the work. Supervision involves the various activity like superintendent, direction, control, guidance, inspection and coordination. And educative and the consultative aspect are also part of it. The principle of supervision is inherent hierarchical structure under which each employee at all level is subject to the supervision. Okay, so the Pfiffner जो थे, from one point of the view, supervision runs up the hierarchy. Bureau is the chief supervised division heads who turn the supervised section. All the person the authority who control the work, the supervision is respective of their position is the official hierarchical. So supervision is a direction. Supervision means the guiding, directing the efforts, and supervision is the process by which the worker are helped by the design staff member to learn according to their needs. That is given by the Williamson. सो जो FM मार्क्स है, FM मार्क्स ने कुछ सुपरविज़न बताए थे. FM मार्क्स हैं, इन्होंने सुपरविज़न बताया था. पहला था सब्सटेंटिव, दूसरा था इंस्टीट्यूशनल और तीसरा था पर्सनल. ठीक है. सब्सटेंटिव, इंस्टीट्यूशनल, पर्सनल सुपरविज़न.
मिलेट जो है, मिलेट ने भी सुपरविज़न को दो टाइप बताया। पहला कि हमें कोऑर्डिनेशन अचीव करना है, दूसरा हमें टास्क को फुलफ़िल करना है, ठीक है। व्हाट इज़ द हसले जो हैं, हलसे जो है इन्होंने भी सुपरविज़न के बारे में बताया। सेलेक्ट करना है राइट पर्सन को, और टीच करना है, मेज़र करना है, करेक्शन करना है, कमांड करना है, फिटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। एंड निसेल ने बोला था कि अंडरस्टैंड करना है, प्लान करना है, डिवाइडिंग द वर्क, इम्प्रूविंग द नॉलेज, ट्रेनिंग, इवेल्युएटिंग द वर्क, करेक्टिंग द मिस्टेक, कीप सबऑर्डिनेट इन्फॉर्म अबाउट द पॉलिसी and dealing with the suggestions. So these all are given by the NISEL. Single and plural supervision is also there. So that is various supervision is known, the plural supervision and single supervision, that only one person आपको देख रहा है, plural में बहुत से लोग आपको supervise कर रहे हैं। हेनरी फ्योल ने क्या बोला था कि प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल फॉर्मेनशिप टेलर का था, जबकि यूनिटी ऑफ कमांड दिया था हेनरी फ्योल ने। लाइन या फिर फंक्शनल भी हो सकता है। लाइन में क्या होता है, कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द पीपल एंड डायरेक्ट एंड नाउ जब फंक्शनल सुपरविज़न जो होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन द ONM हो गया, ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टाफ फंक्शन। सब्सटेंशियल एंड टेक्निकल होता है। मिलेट ने जो सुपरविज़न बताया था दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मिलेट जो है, मिलेट ने सुपरविज़न के बारे में बताया था। एक तो बताया था सब्सटेंटिव सुपरविज़न, और दूसरा इसने क्या बताया था, टेक्निकल सुपरविज़न, टेक्निकल एंड द सब्सटेंटिव सुपरविज़न, ठीक है। सो मिलेट सजेस्ट द 6 टेक्निक। फर्स्ट इज़ द अप्रूवल ऑफ द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट and that approve the superior before taking any initiative, and development project not is required but finance ministry, this system is a prior approval and to obtain the information, promulgating the service standards। ओके, तो ये किसने बताया था, मिलेट ने सुपरविज़न को बताया था कि पहले कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, फिर प्रोमulgate करेंगे आप क्या, सर्विस स्टैंडर्ड्स को आप प्रोमulgate करेंगे। नाउ यू आर गोइंग टू प्रोमulgating द सर्विस स्टैंडर्ड, देन बजटरी लिमिटेशंस होती हैं, budgetary provisions are also affecting the supervision। Approval of the subordinate person, that is system facilitate the supervision to supervise the requirement, reporting system of the work progress, okay, and that is evaluate the performance, and inspection is also there to acquire the information, to know whether the existing rules regulations are observed, to clarify the management, to facilitate the performance audit, and to acquire the top management, to instruct, to guide, to personal relationship, improve the efficiency। So inspection and facilitation management to have a first hand knowledge। Inspection work greatly different from the investigation। The purpose of investigation is to inquire into the some alleged or the suspended incident। Okay, so now Pfiffner जो है, Pfiffner is a good supervisor should have a following 8 qualities। तो एक अच्छा सुपरवाइज़र है उसकी पिफनर ने हमें कुछ क्वालिटीज़ बताई हैं। सो दीज क्वालिटीज़ आर द फर्स्ट क्वालिटी इज़ द कमांड ऑफ द जॉब, पर्सनल क्वालिफिकेशन, टीचिंग एबिलिटी, जनरल आउटलुक, करेज होना चाहिए, इथिकल एंड मॉरल कंसिड्रेशन होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, क्यूरोसिटी होगी उसके पास। हसले जो है, हलसे ने बोला था कि थोरोनेस, फेयरनेस, इनिशिएटिव, टैक्ट, एंथुजियाज्म एंड इमोशनल कंट्रोल। Okay, now what is a line and staff? The administrative organization of the consist of 3 type of the organization। पहली है line, दूसरी staff, तीसरी auxiliary। LD White ने बोला था कि गवर्नमेंट इज ट्रांसक्रेट बाय द एलॉबरेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ओके, सो अब देखते हैं लाइन एजेंसी। लाइन एजेंसी हैं जो कि है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट की कंपनीज और इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। First 3 are found in the country world, while the last one is a specialized feature of the administration। तो लाइन एजेंसी दे आर डायरेक्टली कैरी आउट द फंक्शन अकम्प्लिशिंग द सब्सटेंटिव ऑब्जेक्टिव, दे आर गिवन द अथॉरिटी टू मेक द डिसीजन, इशू ऑर्डर्स, दे डायरेक्टली कम इन द कॉन्टेक्ट विद द पीपल एंड प्रोवाइड्स द वेरियस सर्विसेज, रेगुलेट, कंडक्ट एंड कलेक्ट द टैक्सेस। Thus the line agency are the executive in the nature and are subordinate division of the operating responsibility working under the direct control, direction and supervision। अकॉर्डिंग टू द LD White मेजर फंक्शंस हैं कि मेक करना है डिसीजन को, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरप्रिटेट करना है और मेंटेनिंग द प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। स्टाफ एजेंसी क्या होती है? स्टाफ एजेंसी में एक तो आता है कैबिनेट सेक्रेटरीट, PMO, कैबिनेट कमेटी और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
ओके, नीति आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल अफेयर, एडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस कमीशन एंड स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट। दे परफॉर्म सेकेंडरी और सपोर्टिव फंक्शन। ये असिस्ट करते हैं लाइन एजेंसी को। दे डू नॉट हैव द अथॉरिटी टू मेक द डिसीजन एंड इशू ऑर्डर द डायरेक्शन। दे रोल इन एडवाइजरी इन नेचर। दे एक्सरसाइज सम इन्फ्लुएंस रादर देन अथॉरिटी। दे डू नॉट कम, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके पास अथॉरिटी नहीं होती है। दे डू नॉट कम इन द कॉन्टेक्ट विद द पीपल डायरेक्टली। दे फंक्शन अनोनिमसली अकॉर्डिंग टू द ब्राउन लॉ कमिटी 1937। द स्टाफ शुड हैव ए पेशन एंड अनोनिमिटी। तो ब्राउन लॉ कमिटी जो थी दैट वाज इन अमेरिका इन 1937। इसने बोला था कि स्टाफ जो अथॉरिटी है इनके पास अनोनिमिटी होना चाहिए एंड क्या होना चाहिए, पेशन होना चाहिए। ठीक है, मोने ने बोला है कि इंफॉर्मेशन फंक्शन दैट इज़ कलेक्शन एंड प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी फंक्शन दैट वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑन द मेकिंग डिसीजन, सुपरवाइजरी। तो ये तीन फंक्शन स्टाफ के किसने बताए थे, मोने ने। एक तो इन्फॉर्मेशन के, दूसरा एडवाइस करना, तीसरा सुपरवाइज करना। ठीक है, पिफनर ने क्या बताया था, उसके कुछ फंक्शन बताए थे, एडवाइस करना, कोऑर्डिनेट करना, फैक्ट फाइंड करना, कॉन्टेक्ट बनाना, असिस्ट करना और एक्सरसाइज करना और प्लान करना। एल डी वाइट ने क्या बोला था, टू एंश्योर द चीफ एग्जीक्यूटिव इज द करंटली इन्फॉर्म, टू असिस्ट द फॉर सीइंग द प्रॉब्लम, टू एंश्योर द मैटर ऑफ हिज डिसीजन रीच टू द डेस्क प्रॉपर्ली, टू एक्सक्लूड द मैटर and to protect his from time and to secure the ensuring the subordinate should be informed properly, proper direction. So that was by the L.D. White. Okay, पिफनर ने बोला है कि एक तो जनरल स्टाफ होता है। जनरल स्टाफ जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करेगा, कलेक्शन करेगा, रिसर्च करेगा, फिल्टर एंड फनल का काम करेगा। जो टेक्निकल स्टाफ होता है दैट इज़ वर्किंग फॉर द स्पेशल स्टाफ for the technical work, and the auxiliary staff होता है that is doing the housekeeping work, and this is given by the L.D. White and Willoughby. It's not include the auxiliary. L.D. White ने और Willoughby ने जो है auxiliary एजेंसी को एक्सक्लूड किया है, जबकि पिफनर एडेड द auxiliary एजेंसी एज वेल। ओके, Willoughby ने बोला था कि इंस्टीट्यूशनल एंड द हाउसकीपिंग सर्विस होती है। ठीक है, एंड जॉन गोज ने बोला था कि टेक्निकल स्टाफ होता है। नाउ ऑक्सिलरी एजेंसी कौन कौन सी है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, लॉ मिनिस्ट्री है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, यूपीएससी है, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री है। ठीक है, लाइन स्टाफ एजेंसी एंड द ऑक्सिलरी एजेंसी असिस्ट करते हैं लाइन को। ठीक है, सो द स्टाफ एजेंसी तो एडवाइस करते हैं लाइन को, ऑक्सिलरी एजेंसी इज़ प्रोवाइडिंग द कॉमन हाउस कीपिंग, स्टाफ एजेंसी हैव नो ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल द ऑक्सिलरी एजेंसी डू हैव द ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, द स्टाफ एजेंसी डू नॉट एक्सरसाइज द अथॉरिटी एंड डू नॉट मेक द डिसीजन वाइल द ऑक्सिलरी एजेंसी एक्सरसाइज द अथॉरिटी एंड मेक द डिसीजन ऑल्सो, द स्टाफ एजेंसी हैव मल्टीपल फंक्शंस, वाइडर जुरिडिक्शन, ऑक्सिलरी एजेंसी आर कंसर्न विद द मेंटेनिंग लाइन एजेंसी, वो लाइन एजेंसी को ही मेंटेन करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लाइन एंड स्टाफ। पहला कॉन्फ्लिक्ट है कि स्टाफ एजेंसी बीइंग क्लोज टू द चीफ एग्जीक्यूटिव tend to usurp the authority of the line agency. The differences between line and staff official in the term of age, status, outlook, experience, technical competence. The staff people usually adopt ivory tower approach and they suggest unrealistic plan होते हैं उनके। ठीक है, they do not care much about the suggestion leading to the misunderstanding and the tension between them. The tendency of the line official to dissound responsibility, blame the staff official. The staff official tend to discover the deficiency in the work and the procedure of the line agency. दोनों के बीच में क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। तो हमें कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस करेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव शुड क्लियरली स्पेसिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी, opportunity to exchange the role, creating there should be a periodic transfer between the line and staff. The chief executive should encourage both to get better executed with each other and mutual role होना चाहिए relationships line and office के बीच में. The line people should be given training to the staff work and this enable them to know the proper aspect of the dimension. Okay, so हमें एक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर सकते हैं ताकि हम लाइन एंड स्टाफ के प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें. ओके, सो दिस वाज द चैप्टर 2 ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन.